प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 के अध्याय 2 पर हम लोग बात कर रहे हैं, मात्रक तथा मापन। इसके पूर्व आपने भाग 1 तथा भाग 2 देख लिए होंगे। भाग 1 में हमने बात की थी कि मापन क्या होता है, मात्रा क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक कौन कौन से हैं और मूल मात्रकों की परिभाषाएं किस प्रकार से दी जाती हैं। उसके बाद में हमने भाग 2 में बात की थी, वो थी हमारी लंबाई से संबंधित। लंबाई के मापन की कौन कौन सी विधियां हैं और अति सूक्ष्म दूरियों के मापन किस प्रकार से होते हैं, बहुत अधिक लंबी दूरियों के मापन किस प्रकार से किए जाते हैं। और एक लंबाई की परास पर बात की थी कि जो ज्ञात वस्तुएं हैं उनकी लंबाइयां किस परास में आती हैं, अर्थात 10 की घात में उन्हें किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाग 3 पर, और भाग 3 में हमारी बात होगी द्रव्यमान से संबंधित और समय से संबंधित। तो सबसे पहले बात करेंगे कि द्रव्यमान और उसके मापन की क्या विधियां हैं, फिर द्रव्यमान के परास एवं कोटि यानी कि ज्ञात वस्तुओं के द्रव्यमान हम 10 की घात में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, द्रव्यमानों के कुछ व्यवहारिक मात्रक जो दैनिक जीवन में प्रयुक्त होते हैं, समय तथा मापन की विधियां और समय अंतरालों का परास एवं कोटि। तो इन बिंदुओं पर हम लोग आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान। जैसा कि भौतिकी की परिभाषा में हम लोगों ने बात की थी कि हमारा मुख्य संबंध होगा द्रव्य और ऊर्जा से। द्रव्य मतलब पदार्थ। अब पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर एक मूलभूत गुण होता है, उसको हम कहते हैं द्रव्यमान, और इसको हम आम भाषा में उसका वजन या भार भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर कोई वस्तु कितनी वजनी है, कितनी भारी है, इसका निर्धारण कैसे होता है, द्रव्यमान से होता है। यदि एक वस्तु हमें भारी प्रतीत होती है तो उसका द्रव्यमान ज्यादा है, एक वस्तु यदि हल्की प्रतीत होती है तो उसका द्रव्यमान कम है। अब यदि अपन एक ही वस्तु की बात करें, जैसे सपोज एक बड़े पत्थर का टुकड़ा लें और एक छोटे पत्थर का टुकड़ा लें, बड़ा पत्थर भारी प्रतीत होगा, छोटा पत्थर कम वजन का प्रतीत होगा, तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि बड़े पत्थर में मात्रा ज्यादा है, अणुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए उसमें वजन ज्यादा है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है। छोटे पत्थर के अंदर अणुओं की संख्या कम है, इसलिए उसका द्रव्यमान भी कम है। तो हम एक ये भी बात कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का संबंध उसमें उपलब्ध पदार्थ की मात्रा से है। तो परिभाषा हो जाएगी, किसी वस्तु में उपलब्ध पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। यह पदार्थ का मौलिक गुण है। ध्यान दीजिएगा कि यह एक मौलिक गुण है, यानी कि जितने भी पदार्थ होंगे, जितने भी द्रव्य होंगे, उन सभी में द्रव्यमान होगा, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो। द्रव्यमान को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है, एक कहलाता है जड़त्वीय द्रव्यमान और दूसरा कहलाता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यमान एक ही है, हम उसकी परिभाषा दो प्रकार से देते हैं, एक जड़त्वीय द्रव्यमान और दूसरा गुरुत्वीय द्रव्यमान। इसके बारे में हम अगले अध्याय के अंदर डिटेल बात करने वाले हैं, इसलिए मैं अभी इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब द्रव्यमान के मापन किस प्रकार से होते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सूक्ष्म द्रव्यमान को हम सीधे सीधे नहीं माप सकते और बहुत बड़े द्रव्यमानों को भी सीधे सीधे नहीं माप सकते, पर व्यवहार में हम दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनके द्रव्यमानों को सीधे सीधे मापे जाने की विधियां उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर हम दो विधियों की बात कर सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि, जिसमें सीधे सीधे माप लेंगे, जैसे वेइंग मशीन होती है जिस पर हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा वजन बता देती है कि आप कितने किलो के हैं। हम सब्जी लेने जाते हैं तो विक्रेता क्या करता है कि तराजू के अंदर हमें सब्जी तोल कर दे देता है। तो ये विधियां क्या है, प्रत्यक्ष विधियां कहलाती हैं। इन विधियों में वस्तु को सीधे सीधे तोल कर और आपको बता दिया जाता है कि इसका द्रव्यमान इतना है। परंतु अनेक द्रव्यमान ऐसे हैं जिनको हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात नहीं कर सकते, उनके लिए अप्रत्यक्ष विधियों का उपयोग किया जाता है।
जैसे मसलन के लिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान यदि ज्ञात करना हो तो फिर हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का उपयोग कर सकते हैं, और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग करते हुए हम पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। अब आइए अपन लोग बात कर लेते हैं कि द्रव्यमानों के परिसर एवं कोटि क्या है। यानी कि एक 10 की घात में यदि हम उसके द्रव्यमान को व्यक्त करना चाहें तो कितना व्यक्त कर सकते हैं। तो कुछ सूक्ष्म वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10 की घात -30 किलोग्राम से व्यक्त किया जा सकता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 10 की घात -27 किलोग्राम से व्यक्त किया जा सकता है। यूरेनियम का परमाणु बड़ा होता है और इसका द्रव्यमान 10 की घात -25 किलोग्राम। इसी प्रकार से रक्त के अंदर पाई जाने वाली लाल रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं, उनके द्रव्यमान 10 की घात -13 किलोग्राम होते हैं। वायुमंडल में तैरते हुए धूल के कण, अति सूक्ष्म कण, वो 10 की घात -9 किलोग्राम तक के होते हैं। वहीं वर्षा की जो बूंदें होती है, सामान्य बूंद होती है, वो 10 की घात -6 किलोग्राम की होती हैं। एक उड़ता हुआ मच्छर 10 की घात -5 किलोग्राम द्रव्यमान रखता है। अंगूर 10 की घात -3 किलोग्राम का द्रव्यमान रखता है। मानव का द्रव्यमान 10 की घात 2 किलोग्राम के आसपास होता है। यानी कि एक प्रौढ़ मनुष्य जो है वो 50 किलो से अधिक होता है, तो हम उसको 50 से 100 की रेंज या उससे अगर बात आगे करें तो बहुत, यदि सुमो की बात करें तो 400 किलो के होते हैं, 500 किलो के होते हैं। तो सीधा सीधा ये है कि 50 से लेके 500 तक का जो रेंज है वो 10 की घात 2 से व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति 500 किलो से ऊपर का अभी तक ज्ञात नहीं है, तो 10 की घात 2 मेरे हिसाब से पर्याप्त है। और यदि कोई हो भी जाए तो आप उसको एक एक्सेप्शन ले सकते हैं कि भाई ठीक है, चलो प्रकृति ने इसको एक रूप दे दिया है, बाकी सामान्यतः ऐसा नहीं होता। ऑटोमोबाइल्स 10 की घात 3, हमारे स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, मोपेड, ये सभी। बोइंग विमान अगर इसकी बात करें तो बोइंग वायुयान 10 की घात 8 किलोग्राम का होता है लगभग। चंद्रमा का द्रव्यमान 10 की घात 23 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान 10 की घात 25 किलोग्राम। सूर्य का द्रव्यमान 10 की घात 30 किलोग्राम। आकाशगंगा 10 की घात 41 किलोग्राम। और प्रेक्षणीय विश्व जिसको हम अभी तक जानते हैं, उसका द्रव्यमान यदि देखा जाए तो 10 की घात 55 किलोग्राम कोटि का है। इन सभी बातों से तात्पर्य है कि हमें एक तुलनात्मक ज्ञान होता है, पता चलता है कि कौन वस्तु किससे कितने गुना भारी है, कितने गुना हल्की है। यदि अपन कहें कि प्रोटॉन जो है वो 1000 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से, तो देखिएगा 10 की घात -27, इसमें 10 की घात 3 से गुणा करेंगे तो 10 की घात -30 को 10 की घात 3 से गुणा करेंगे तो 10 की घात 27 आ जाएगी। तो एक प्रकार से एक ये सीखने की बात है कि इससे हमें तुलनात्मक ज्ञान होता है कि कौन वस्तु किसकी तुलना में कितनी बड़ी और कितनी भारी है। अब बात कर लेते हैं कि द्रव्यमानों के व्यवहारिक मात्रक क्या है। तो जैसे देखो कि द्रव्यमान जो बहुत सूक्ष्म होते हैं उनको किलोग्राम में व्यक्त करने में ज्यादा हमें परेशानी होगी। जैसे परमाणु का द्रव्यमान यदि व्यक्त करें तो एक परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो वो होता है 1.67 × 10 की घात -27 किलोग्राम। तो ये द्रव्यमान बहुत छोटा द्रव्यमान है, तो इसको एक मानक द्रव्यमान मान लेते हैं और इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में इसे हम कहेंगे AMU। तो 1 AMU बराबर हुआ 1.66 × 10 की घात 27 किलोग्राम के बराबर। इसी प्रकार से माइक्रोग्राम 10 की घात -6 ग्राम। मिलीग्राम ये काफी काम में आता है। सामान्यतः हम जब आभूषण खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो मिलीग्राम के अंदर उसका तोल होता है, वो 10 की घात -3 ग्राम के आसपास होता है। 10 की घात -3 ग्राम होता है, या इसको किलो में व्यक्त करें तो 10 की घात -6 किलोग्राम होता है। ग्राम 10 की घात -3 किलोग्राम के बराबर है। क्विंटल जो है वो 100 किलो के बराबर है। मैट्रिक टन सामान्यतः ट्रकों को, रेलगाड़ियों की बोगियों को, वायुयान को, या उनमें जो
जहाजों को, उनमें आने वाले सामान को मैट्रिक टन में तोला जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो उसके लिए 1000 किलोग्राम होता है, यानी कि 10 की घात 3 किलोग्राम मैट्रिक टन के बराबर है। चंद्रशेखर सीमा 1.4 गुणित सौर द्रव्यमान, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान। ये तारों के जीवन से संबंधित होता है। आपने कक्षा 10वीं के अंदर ब्रह्मांड में इस शब्द को पढ़ा होगा कि चंद्रशेखर सीमा होती है, तो ये द्रव्यमान को व्यक्त करती है। यदि कभी पूछा जाता है कि चंद्रशेखर सीमा कौन सी भौतिक राशि का मात्रक है, तो आपने बताना होगा कि द्रव्यमान का मात्रक है। अब बात कर लेते हैं अपन समय के ऊपर। तो समय क्या है? दो घटनाओं के अंतराल को समय कहते हैं। जैसे एक बहुत साधारण बात ले अपन कि आज सूर्योदय हो रहा है और फिर कल सूर्योदय होगा, तो ये दो घटनाएं हो गई कि आज का सूर्योदय और कल का सूर्योदय। इन दोनों के बीच में कितना समय लगा? तो हम कहते हैं कि 24 घंटे लगा। तभी तो कहते हैं कि एक दिन 24 घंटे के बराबर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर 365 दिन में लगाती है, तो वो एक घटना हो गई कि एक चक्कर लगाने में लगा समय 365 दिन है। तो इसी प्रकार से कोई भी घटना जब अपने आप को रिपीट करती है, तो उसका जो अंतराल होता है उसको हम समय कहते हैं। समय का मापन किसी घटना की पुनरावृत्ति के द्वारा समय का मापन किया जाता है। समय मापन की एक विधि है कि कोई भी घटना हम पकड़ लें और उसकी पुनरावृत्ति होकर, तो उसके द्वारा समय का मापन होता है। जैसे एक प्रयोग कर सकते हैं, आप लोग सभी कर सकते हैं कि लगभग 1 मीटर लंबा धागा लें और उस पर एक पत्थर को लटका दें। पत्थर को लटकाकर उसको एक कील के ऊपर टांग दें, फिर उस पत्थर को एक तरफ खींच के और छोड़ दें। तो ये हमारा एक सरल लोलक बन जाएगा, व्यवहारिक सरल लोलक बन जाएगा, जो बहुत साधारण तरीके से हम बना सकते हैं। अब आप देखिए कि वो सरल लोलक जो है वो दोलन करने लगता है, यानी कि दाएं बाएं गति करता है। वो अपनी इस गति को दोहराता है, इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। अब आप घड़ी में देखें और उसके दोलन को गिने कि 10 दोलन करने में उसने कितना समय लिया, 20 दोलन करने में कितना समय लिया। फिर उसको पकड़ के और थोड़ा लंबा खींचे और फिर छोड़ें, फिर चेक करें कि वापस 10 दोलन करने में, 20 दोलन करने में कितना समय लेता है। थोड़ा कम खींचकर छोड़ें, फिर चेक करें। आप पाओगे कि वो हमेशा समान समय लेता है। हम उसको ज्यादा खींचकर छोड़ेंगे तब भी और कम खींचकर छोड़ेंगे तब भी। अर्थात ये जो पुनरावृत्ति की घटना है, इसमें समय समान लग रहा है, तो हम इसका उपयोग करके और समय की गणना कर सकते हैं। तो जितनी भी घड़ियां होती हैं उनमें आप देखेंगे कि उसमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है, ऐसा यांत्रिक व्यवस्था होती है जो पुनरावृत्ति होती रहती है और उसके कारण से वो कांटे घूमते हैं। तो इस प्रकार से समय का मापन होता है। समय मापन की दो विधियां प्रचलित हैं। एक प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, साधारणतः हम घड़ियों की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। ये बहुत ही अल्प समय अंतराल या दीर्घ समय अंतराल के मापन के लिए प्रयुक्त होती है। अत्यंत अल्प समय अंतराल का मापन परमाणु घड़ी की सहायता से किया जाता है। याद रखिएगा कि परमाणु घड़ियां जो होती है ना, वो बहुत सूक्ष्म समय का मापन भी कर सकती हैं। इसकी सहायता से 10 की घात -13 सेकंड तक के समय की मापन की जा सकती है। और इसी प्रकार यदि दीर्घ समय अंतराल के मापन की बात करना है, तो उसके लिए एक बहुत पॉपुलर विधि है कार्बन डेटिंग। आपने विज्ञान में पढ़ा है इसे। तो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हजारों और लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म और चट्टानों की आयु का सही आकलन किया जा सकता है। तो ये दो विधियां हैं, और भी विधियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ये दो ही हैं। हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में बात कर रहे हैं। तो ये अप्रत्यक्ष विधियां हो गई और ये प्रत्यक्ष विधि की बात हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समय के मापन किए जा सकते हैं। अब आइए कि समय अंतरालों की परास और कोटि की बात कर लें। देखिए, किसी अत्यधिक अस्थायी कण का जीवन काल 10 की घात -24 सेकंड होता है। ये नाभिकीय क्रियाओं में उत्पन्न होने वाले कण होते हैं जो इतने कम समय के अंदर अपना अस्तित्व खो देते हैं। प्रकाश द्वारा नाभिकीय दूरी को तय करने में लगा समय, यानी कि अगर प्रकाश नाभिक के आर पार निकलेगा तो उसको इतना समय लगेगा, 10 की घात -22 सेकंड। इसी प्रकार एक्स किरणों का आवर्त काल 10 की घात -19 सेकंड,
परमाणुवीय कंपनों का आवर्तकाल 10⁻⁻15 सेकेंड, प्रकाश तरंग का आवर्तकाल 10⁻⁻15 सेकेंड, किसी परमाणु की उत्तेजित अवस्था का जीवन काल 10⁻⁸ सेकेंड, रेडियो तरंगों का आवर्तकाल 10⁻⁶ सेकेंड, ध्वनि तरंगों का आवर्तकाल 10⁻3 सेकेंड, आंख के झपकने में लगा समय 10⁻1 सेकेंड, मानव हृदय की क्रमिक धड़कनों के बीच का समय 10⁻0 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड की कोटि का है ये। लगभग 0.8 सेकेंड में हमारा हृदय एक बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार सामान्यतः। इसी प्रकार प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगा समय 10⁻1 सेकेंड, प्रकाश के सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय 10⁻2 सेकेंड, किसी उपग्रह का आवर्तकाल 10⁻4 सेकेंड, पृथ्वी का घूर्णन काल 10⁻5 सेकेंड, चंद्रमा का घूर्णन एवं परिक्रमण काल 10⁻6 सेकेंड, पृथ्वी का परिक्रमण काल 10⁻7 सेकेंड, प्रकाश का समीपी तारे से पृथ्वी तक आने में लगा समय 10⁻8 सेकेंड, मानव का औसत जीवन काल 10⁻9 सेकेंड, मिस्र के पिरामिडों की आयु 10⁻11 सेकेंड, डायनासोर के विलुप्त होने के बाद बीता समय 10⁻15 सेकेंड और ज्ञात आयु विश्व की जो है वो 10⁻17 सेकेंड के आसपास आती है। तो आप देखिए कि हमने बहुत बड़ी राशियों से लेकर बहुत छोटी राशियां 10⁻24 सेकेंड से लेकर 10⁻17 सेकेंड तक के समय अंतराल की बात किया है। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आई है कि जिनसे आप परिचित नहीं है, तो मैं फिर कहूंगा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी हम आपको नई नई बातें बताएंगे। ये नई बातें आपके अंदर एक उत्तेजना पैदा करना चाहिए, जिज्ञासा पैदा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले से हर चीज को जानते हैं, पर थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे तो आप निश्चित रूप से इन सभी बातों से अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने बात किया है समय और द्रव्यमान के बारे में। अगले अध्याय में हम लोग बात करेंगे मापन में त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में। धन्यवाद।